दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंच चुके हैं और इनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया है। यहाँ पर मिलिट्री का बैंड बजाया गया है इनके स्वागत के लिए और इसी के साथ साथ जो यूथ आया था उन्होंने भी इनको काफ़ी ज़्यादा चीयर किया। और यहाँ पर ये अकेले नहीं गए, इनके साथ में एलॉन मस्क भी गए जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। एनवीडिया के सीईओ जेनसेंग हुआंग भी गए हैं जो कि शायद जो चिप है एआई चिप है या फिर सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चाइना में ले आए थे डोनाल्ड ट्रंप, शायद उसके लिए लेके गए होंगे कि भैया बातचीत करो इनके साथ में, हम कुछ करते हैं तुम्हारे लिए, बढ़िया सेमीकंडक्टर सुपर कंप्यूटर वाली चिपें तैयार करवाते हैं, इस तरीके की बातें हो सकती है। एप्पल के टिम कुक भी वहाँ पर गए हैं क्योंकि भैया एप्पल ने भी काफ़ी ज़्यादा अपना बिजनेस चाइना से कम करके दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट किया और दूसरे यूएस के टॉप सीईओ इनके साथ में गए हैं। मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ साफ है कि भैया यूएस की जो इकॉनमी है वो शायद थोड़ी डगमगा रही है जिसकी वजह से उनको चाइना का सपोर्ट चाहिए। तो इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप चाइना के पास में जब गए हैं तो यहाँ पर शी जिनपिंग यहाँ पर वीकर पोजीशन में नहीं है बल्कि वो ज़्यादा बढ़िया पोजीशन में है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और ये 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे तब उल्टा था, तब डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त में काफ़ी ज़्यादा पावर में है ये कह सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर चाइना के पास में है सारे के सारे तुरुप के इक्के। तो यहाँ पर एग्जैक्टली किस लिए गए हैं वो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन है उसको कंट्रोल करने के लिए गए हैं ये इतने सारे टॉप सीईओ को लेके अपनी कंट्री से। ईरान की वॉर का इशू में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, हालांकि उस इशू का सीधा इम्पैक्ट यूएस के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन हाँ जितने ये टॉप सीईओ लेके गए हैं उससे तो यही पता लगता है कि ये मतलब बिजनेस मीटिंग टाइप की चीज़ होने वाली है कि भैया हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। इसी वजह से वो अपने सारे तुरुप के इक्के वो साथ में लेके गए हैं चाइना। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद ईरान और यूएस की जो वॉर चल रही है उसके वजह से गए होंगे, लेकिन जैसे ही पता लगता है कि भैया इनके पीछे तो टिम कुक भी है, एलॉन मस्क भी हैं, जेनसेंग हुआंग भी है, मतलब उससे पता लग गया कि हाँ भाई ये कुछ बिजनेस मीटिंग टाइप की कुछ डील होने वाली है, ये ट्रेड टेंशन को दूर करने वाली कुछ चीज़ें लेके पहुंचे हैं चाइना। यहाँ पर दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड सिल्वर के इंपोर्ट के ऊपर अब जो टैरिफ ड्यूटी है वो बढ़ा दी है। पहले 6% होती थी, अब इसको बढ़ाकर 15% कर दिया है, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, बल्कि डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। ये मेनली इसलिए किया गया है क्योंकि अपने फॉरेक्स रिजर्व को प्रोटेक्ट करना और रुपीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें कही गई हैं। दरअसल 10% का कस्टम ड्यूटी है, 5% का AIDC वाला सेस है, इसके बाद में टोटल 15% हो जाता है। दरअसल गवर्नमेंट का कहना ये है कि भैया मिडिल ईस्ट की ये जो वॉर चल रही है उसकी वजह से ऑयल के प्राइस तो बढ़ ही रहे हैं, इससे इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसी के साथ साथ तो रुपीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे डॉलर के मुकाबले वो किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर गोल्ड और सिल्वर का परचेज करते हैं। पिछले साल का ही अगर देखा जाए तो 84 बिलियन US डॉलर का गोल्ड और सिल्वर इंडियंस ने परचेज किया था। तो इसकी वजह से इस पे तो खैर मोदी ने कहा था कि इसको परचेज करना बंद करो, लेकिन लोगों के अंदर फिर वही चीज़ होती है कि एकदम से वो डर गए यार कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, शादी का सीज़न आएगा, ज्वेलरी महंगी हो जाएगी, वेडिंग शॉपिंग ये सब महंगी हो जाएगी, तो उस वजह से लोगों ने परचेज करना शुरू किया। तो अब कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर एक चीज़ हो गई है कि मतलब कि गोल्ड की ज्वेलरी अब और ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको मिलने वाली है और इसी के साथ साथ आपकी जो वेडिंग की शॉपिंग होएगी जिसमें ज्वेलरी इंक्लूड होती है वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा टैरिफ ड्यूटी लग चुकी है। दोस्तों हम इंडिया के अंदर रहते हैं और हम इंडियंस के अंदर एक खास बात होती है कि हमें कहीं पर पेड़ दिखता है और उस पर फल लगा हुआ दिखता है तो हमें लगता है तो भाई हमारा ये इस पे से फल तोड़ लेते हैं, और कहीं गिरा हुआ मिल गया तो वो तो ऐसे उठा लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन प्रियंका सिन्हा को लगा सिंगापुर के अंदर भी ऐसा होता होगा। चलो तोड़ नहीं सकते लेकिन गिरा हुआ आम उठा तो सकते हैं। दरअसल एक आम के पेड़ के साइड में आम गिरे हुए थे तो इन्होंने 1-2 उठा लिए, जिसके बाद में सिंगापुर ने इनको करीबन $5,000 जो कि सिंगापुरियन डॉलर होते हैं उसका फाइन लगा दिया, यानी कि इंडियन करेंसी में 3.5 लाख रुपए का इनके ऊपर फाइन लगा दिया गया। दरअसल कहा गया कि ये जो पेड़ था ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, चाहे आप इस पे से तोड़ो या गिरा हुआ उठाओ, आपको परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की तभी आप ले सकते हो, लेकिन इन्होंने विदाउट परमिशन लेने की कोशिश की थी जिसके बाद में इनके ऊपर फाइन लगा दिया गया। दरअसल पार्क के अंदर से भी कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वहां पर जो पड़े होते हैं ना फल वो उठा लेंगे फल सिंगापुर के अंदर, लेकिन वहां पर भी 5,000 रुपए का फाइन लगा दिया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर गलती से आप नेशनल पार्क में घूम रहे हो और वहां इस तरीके की चीजें कर दी तो मतलब कि
$50,000 का फाइन लग जाएगा, जो कि सिंगापुरियन डॉलर होंगे यानी कि इंडियन करेंसी के अंदर करीबन 35 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है और 6 महीने की जेल तक हो सकती है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है सिंगापुर के अंदर। तो जो हम इंडिया से सीख के जाते हैं ना बाहर, अगर वो बाहर अप्लाई करेंगे तो ऐसे ही लाखों के फाइन खाएंगे। दोस्तों, तमिलनाडु का एक टेम्पल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इस वक्त में, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप टेम्पल में जाते होंगे आपको तिलक लगाया जाता है, आपको प्रसाद दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रसाद के रूप में पैसे दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे टेम्पल्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अलग लगा लोगों को। और यहाँ पर कैश प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। इस टेम्पल के अंदर इस तरीके की चीज़ होती है, जिसकी वजह से ये दूसरे टेम्पल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अलग है। मतलब नॉर्मली जब हम टेम्पल के अंदर जाते हैं वहाँ पर हम पैसे चढ़ा के आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज के पहले मैच में हरा दिया है। यहाँ पर लिटिन दास ने तो ट्रोल तक कर दिया भाई रिजवान को, जो कि बैट्समैन और कीपर है पाकिस्तान के, और उनको कहा कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव खेलने वाले हैं, क्योंकि अगर गलती से इन्होंने अटैक करने की कोशिश की और आउट हो गए ना तो पाकिस्तान के अंदर इनकी रेपुटेशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इनको वहाँ पर पाँव तक नहीं रखने दिया जाएगा। इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा था लिटिन दास द्वारा मोहम्मद रिजवान को, और उसके बाद में चंद बॉलों के बाद में ही ये कुछ इस तरीके से आउट हुए, वो भी बिना बॉल को छुए। लीव कर रहे थे बॉल को, लीव करने की टेक्निक दिखा रहे थे अपनी, और लीव कुछ इस तरीके से किया कि क्लीन बोल्ड हुए। इससे तो ऐसा लग रहा है कि भाई T20 वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश को ले आना था पाकिस्तान की जगह, कुछ तो अच्छा कर पाते ये, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश का काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। तो आईसीसी ने कह दिया था कि देखो अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ अगर आपको अपनी जगह बांग्लादेश को लाना है तो ले आओ। तो इनको कह देना चाहिए था ठीक है बांग्लादेश खेल लेगा हमारी जगह, हमसे अच्छा तो खेलेगा। दोस्तों, मुंबई के जैसा ही एक इंसिडेंट छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है, जहाँ पर 15 साल का एक लड़का और 3-4 बच्चे हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो गए, क्योंकि उन्होंने वाटरमेलन खा लिया था जो कि सुबह का कटा हुआ था, और उन्होंने दिन भर उसको रखे रखा और शाम को खाया तो बच्चा बीमार पड़ गया, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है और 3 बच्चों को अभी भी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया हुआ है। तो इस तरीके का इंसिडेंट अब मुंबई के बाद में दोबारा से हुआ है। हालांकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर बैक्टीरिया कंटेमिनेशन हो गया होगा, क्योंकि सुबह का कटा हुआ फल शाम को खाया जा रहा है, तो इस वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया जमा हो गए होंगे। लेकिन मुंबई के पायधोनी के अंदर 4 लोगों की डेथ इसी वजह से हुई थी, क्योंकि उन्होंने वाटरमेलन खा लिया था बिरयानी के बाद में। हालांकि ये कहा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के बाद में और फॉरेंसिक जांच के बाद में कि इसके अंदर चूहे मारने का जहर मिला रखा था।